नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस शख्स की कहानी आपको बताने जा रहे हैं उन्हें जाना जाता है उनकी वीरता, बहादुरी और अटूट प्रचंडता के लिए। नाम है मेजर शैतान सिंह भट्टी। अपने नाम से बिल्कुल विपरीत मेजर शैतान सिंह, जिनकी शहादत की कहानी कुछ ही लोग जानते होंगे, लेकिन जो जानते हैं वो उनकी बहादुरी की मिसाल देते नहीं थकते होंगे। मेजर शैतान सिंह भट्टी, जिनके तार जुड़े हैं साल 1962 में भारत और चीन के बीच कभी ना भुलाया जाने वाला युद्ध। भारत चीन के युद्ध में इस जांबाज ने न सिर्फ दुश्मन को अपना पराक्रम दिखाया, बल्कि लद्दाख पर उसके कब्जे के नापाक इरादे को भी निस्तनाबूद कर दिया। परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह वही शैतान सिंह है जिन्होंने नेतृत्व किया था रेजांगला के युद्ध में भारतीय सेना की एक टुकड़ी का। खूनी संघर्ष की इस कहानी में मेजर शैतान सिंह के बलिदान की कहानी को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। मेजर शैतान सिंह भट्टी का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर में एक फौजी परिवार में हुआ था। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह थे। लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना के साथ फ्रांस में सेवा की और उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। शैतान सिंह के पिता भारतीय सेना में ऑफिसर के पद पर थे, तो शैतान सिंह का बचपन ही शौर्यता के किस्से सुनते हुए बीता और वही ललक, वही जज्बा शैतान सिंह के मन में बचपन से आने लगा। इसलिए उनकी पढ़ाई भी ऐसे स्कूल से हुई जिसमें से कई बहादुर सैनिकों का उत्पादन हुआ। शैतान सिंह जोधपुर के चौपासनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़े थे, जो अपने संयमी, अनुशासन और खेलों में उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध रहा। उसके बाद शैतान सिंह कॉलेज चले गए और अपने पिता की तरह ही साल 1949 में वो एक अधिकारी के रूप में जोधपुर स्टेट फोर्सेस में शामिल हो गए। आजादी के कुछ समय बाद जब जोधपुर राज्य ने भारत के साथ गठबंधन किया, तो मेजर शैतान सिंह को कुमायूं रेजिमेंट में भेज दिया गया, जो 1813 में स्थापित एक इन्फेंट्री रेजिमेंट थी और आज भी सक्रिय है। नवंबर 1955 तक शैतान सिंह एक कप्तान थे। इन्होंने उत्तर पूर्वी भारत के नागालैंड में जातीय संघर्ष के दौरान सेवा की और दिसंबर 1961 में गोवा, दमन और दीव के क्षेत्रों में पुर्तगाली भारतीयों के खिलाफ गोवा के विलय में भी कार्य किया। इन संघर्षों में खुद को साबित करने के बाद शैतान सिंह को जून 1962 में मेजर के रूप में प्रमोट कर दिया गया। उनके प्रमोशन के कुछ समय बाद ही शैतान सिंह ने खुद को रेजांगला में चीनियों के खिलाफ सामना करते हुए पाया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये महत्वपूर्ण है कि हम सिनो इंडियन वॉर के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दें, जिसके लिए हमें थोड़ा और इतिहास की तरफ बढ़ना होगा। भारत को आजादी मिली थी 1947 में और साल 1949 में बना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। शुरुआत के दिनों में भारत और चीन का दोस्ताना बहुत खास था, लेकिन जब तिब्बत पर कब्जा करने की घोषणा चीन ने की, तो इसका विरोध करते हुए भारत ने इस मामले पर चर्चा की मांग की। 1954 में भारत और चीन के बीच 5 सिद्धांतों को लेकर समझौता हुआ, जिसे पंचशील नाम दिया गया। इसी समझौते के तहत तिब्बत में चीन शासन को भारत ने स्वीकार किया, जिस दौरान हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया गया था। लेकिन भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा 1957 में। 1959 में जब दलाई लामा शरण लेने भारत आए। भारत और चीन साइनो इंडियन वॉर से पहले अपनी सीमाओं पर लड़ रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे आज लड़ रहे हैं। चीन और भारत के बीच एक लंबी सीमा है, जो नेपाल और भूटान के द्वारा 3 छोटे भागों में फैली हुई है। सीमा को छूने वाले अधिकांश चीनी क्षेत्र में वो शामिल हैं जिसे आज तिब्बत स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। 1950 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया। हालांकि कुछ सालों बाद तिब्बत के लोगों ने चीनी शासन के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया, लेकिन इसमें तिब्बत के लोगों को सफलता हासिल नहीं हुई। चीन जिस तरह से भारत के और करीब आ रहा था, उसी तरह से ये लगातार भारत के लिए खतरा बनता जा रहा था। लेकिन 1957 में तनाव तब बढ़ गया जब भारत ने पाया कि चीन विवादित भारतीय क्षेत्र के बीच से एक सड़क का निर्माण कर रहा है। उसी दौरान चीनी चंगुल से बचने के लिए दलाई लामा ने भी भारत का रुख कर लिया। बस दलाई लामा का भारत आना चीन को रास नहीं आया। तिब्बत पर शासन के रास्ते में चीन भारत को खतरे के तौर पर देखने लगा, जो सिनो इंडियन वॉर की बड़ी वजह बना। पहले चीन के साथ भारत की छोटी झड़प हुई,
जिसमें कुछ भारतीय पुलिसकर्मी मारे गए। फिर दोनों पक्षों ने सैन्य चौकियों के साथ सीमा को तैयार करना शुरू कर दिया। 10 अक्टूबर 1962 को यह संघर्ष और बढ़ गया, जब 50 भारतीयों द्वारा संचालित एक चौकी को 1000 चीनी सैनिकों ने घेर लिया और हमला बोल दिया। भारतीयों ने अपने आधे सैनिकों को खो दिया और वापस चले गए। 20 अक्टूबर को चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हिमालय पर हमला कर दिया और इस तरह 1962 की सिनो इंडियन वॉर की शुरुआत हुई। रेजांगला एक पहाड़ी दर्रा है जो पश्चिमी क्षेत्र के भीतर चुशूल घाटी में स्थित है। नेपाल और पाकिस्तान के बीच साइनो इंडियन सीमा पर पड़ने वाले क्षेत्र रेजांगला भारत चीन युद्ध के दौरान 13 कुमाऊं दस्ते वाला अंतिम मोर्चा था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। 18 नवंबर 1962 सुबह 5 बजे लद्दाख में हाड़ मास जैसी कंपा देने वाली ठंड के बीच भारतीय सैनिक सीमा पर तैनात थे। 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी यानी सी कंपनी के कुल 122 जवान सीमा पर चीन की हर हलचल पर नजर रखे हुए थे। तभी चीन की तरफ से रोशनी का कारवां धीरे धीरे उनके नजदीक आ रहा था। फायरिंग रेंज में आते ही मेजर शैतान सिंह के कहने पर सी कंपनी ने गोलियां दागना शुरू कर दी, लेकिन कुछ देर बाद जब धुआं हटा तब भारतीय सेना को दुश्मन की चाल का पता चला। दरअसल चीन ये जानता था कि भारत के पास कम असला बारूद है और इसी बात का चीन ने फायदा भी उठाया। चीन ने पहले घोड़ों के गले में लालटेन लटकाकर उन्हें कतार में भेज दिया, जिससे भारत को गुमराह किया जा सके, और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन चीन भारत मां के लिए कुर्बान होने वाले इन सैनिकों से ज्यादा वाकिफ नहीं था। उन्हें ये लग रहा था कि उनके लिए रेजांगला पर भारतीय सैनिकों को मसलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए चीन में दो तरफ से भारत पर कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों को घेरना शुरू कर दिया। एक तरफ से 400 सैनिकों की एक टुकड़ी, तो वहीं रिज की तरफ से 800 चीनी सैनिक भारतीय सेना की तरफ बढ़ रहे थे। मेजर शैतान सिंह को ब्रिगेड से चौकी छोड़कर लौट जाने का आदेश मिल चुके थे, लेकिन शैतान सिंह ने पीछे न हटने का मन बना लिया। शैतान सिंह जानते थे कि उनकी किसी भी तरह से कोई सैन्य मदद की गुंजाइश नहीं है। हालांकि मेजर ने अपने सैनिकों से कहा, अगर कोई अपने पैर पीछे खींचना चाहता है तो वो जा सकता है, लेकिन सारे जवान शैतान सिंह के साथ खड़े थे। चीन से लड़ने के लिए हथियार तो जरूरी थे ही, लेकिन कम हथियार के साथ मेजर शैतान सिंह ने एक ऐसी रणनीति बनाई जो चीन पर बहुत भारी पड़ी। मेजर ने सेना के जवानों को फायरिंग रेंज में आने पर ही दुश्मन पर गोली दागने का आदेश दिया। हर पलटन के पास जाकर मेजर हर एक जवान का हौसला बढ़ा रहे थे। थोड़ी देर की गोलाबारी के बाद सन्नाटा छा गया, लेकिन कुछ देर बाद चीनियों ने भारतीय चौकियों पर एक साथ गोलीबारी करना शुरू कर दिया। भारतीय सेना के पास हथियार धीरे धीरे कम हो रहे थे। अब मेजर ने जवानों को एक फायर पर एक चीनी को मारने गिराने को कहा, ताकि उनकी बंदूक हथियाई जा सके। शैतान सिंह की रणनीति काम करने लगी और भारतीय जवान चीनियों पर भारी पड़ने लगे। लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि चीनी सेना संख्या में बहुत थे और वे दुगनी ताकत के साथ फिर लौटे। बड़ी तादाद में आए दुश्मनों ने भारतीय जवानों को एक एक कर निशाना बनाना शुरू कर दिया, और इसी बीच दुश्मन की एक गोली मेजर शैतान सिंह की बांह को छूकर निकल गई। एक सिपाही ने उन्हें आराम करने की हिदायत दी, लेकिन घायल शैतान सिंह के सिर पर दुश्मनों को मार गिराने का जुनून सवार था, तो उन्होंने मशीन गन के ट्रिगर को रस्सी से अपने पैर पर बंधवा लिया और रस्सी की मदद से पैर से फायरिंग करना शुरू कर दिया। दुश्मनों को निशाना बनाते वक्त एक गोली मेजर के पेट पर जा लगी, लेकिन तब भी मेजर रुके नहीं। टूटती सांसों के साथ वो लगातार दुश्मनों पर निशाना साधते रहे। करीब 8:15 बजे मेजर ने आखिरी सांस ली। लेकिन जब भारत और चीन के बीच युद्ध खत्म हुआ तो रेजांगला में नो मैंस लैंड घोषित कर दिया गया। इस इलाके में कोई गया ही नहीं, तो वहां जवानों के साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। लेकिन बाद में जब एक गडरिया उस सेक्टर की तरफ गया तो उसे बर्फ में दबी लाशें दिखी, जिसकी जानकारी उसने भारतीय चौकी में दी। पता चला ये भारतीय सैनिकों के शव हैं, जो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। एक शव इसमें मेजर शैतान सिंह का भी था, जिनके पैर में रस्सी से मशीन गन बंधी थी। वही मेजर शैतान सिंह जिन्होंने 120 जवानों की टुकड़ी के साथ 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। रेजांगला में जिस बहादुरी से ये जवान देश के लिए कुर्बान हुए, उसे देखकर चीन ने भी मान लिया कि उसका सबसे ज्यादा नुकसान यहां हुआ था, जहां चीन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। मरणोपरांत मेजर शैतान सिंह को अदम्य साहस दिखाने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
तो दोस्तों, आपको इस युद्ध में जवानों के पराक्रम की ये कहानी कितनी पसंद आई, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे।